नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी जो है वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना आपको एग्जामिनेशन की सफलता दिलाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन मॉडल पर ही आधारित सभी क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और एक एक क्वेश्चन जो है ना हूबहू आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.417 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.417 है। क्लियर? और हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है यह चमकता है। हीरा जो सुंदर दिखने में लगता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। क्लियर? दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ अगर है तो वो हीरा ही है। दुनिया में सबसे अगर कठोर पदार्थ पूछेगा तो वो हीरा ही है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग को, देखिए को होगा, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? ये विकास उद्योग के नाम से कौन सा उद्योग को जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग जो है, ये मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना की घोषणा कब हुई थी? अग्निपथ योजना की घोषणा कब हुई थी? तो 14 जून 2022 को हुआ था। 14, देखिए 1922 लिख दिया है तो इसमें 2022 होना चाहिए। 14 जून 2022 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अग्निपथ योजना की घोषणा जो हुआ था 14 जून 2022 को हुआ था, जो कि ऑप्शन नहीं दिख रहा दोस्तों, इसलिए आप लोग नन ऑफ दिस लिख लीजिएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 22 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किस संस्कृति के अवशेष से मिलता है? किस संस्कृति के अवशेष से मिलता है? देखिए, शिवलिंग का जो उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है वह किस संस्कृति के अवशेष से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में यह मिलता है। किसमें मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जो है बना था 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को बना था। भारत का ये अभिन्न अंग बन गया था 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना तमिलनाडु के किस स्थान पर हुआ था? ऐतिहासिक रूप से देश में जो सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना बना था वो तमिलनाडु के किस स्थान पर बना था? तो रानीपेट में बना था। कहाँ बना था? रानीपेट में बना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिस्टर को किस देश ने विकसित किया था? पॉलिस्टर को किस देश ने विकसित किया था? तो पॉलिस्टर जो हम लोग देखते हैं वो इंग्लैंड ने विकसित किया था। कौन किया था? इंग्लैंड ने विकसित किया था, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का जो युद्ध हो रहा था कब हुआ था? सभी लोग जानते हैं, आप लोग
1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैन्य दल का नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का जब युद्ध चल रहा था 1757 की बात है ये। प्लासी का युद्ध किसके किस बीच होता था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो सबसे पहला जो है और पुराना जो है वो सेंट्रल कमीशन, वो कौन है? सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन है। क्या है? सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको बोला जाता है। क्लियर? तो ये सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? होना चाहिए, तो यह स्वास्थ्य से कर लीजिएगा आप लोग। कहता है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो मनुष्यों के जो प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है वह संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय है? तो UNFPA है। क्या है? UNFPA। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 1972 ईस्वी तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? किस भारतीय राज्य को 1972 ईस्वी तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में किसको जाना जाता था? ये 1972 तक की बात कर रहा है। किस भारतीय राज्य को? तो ये भारतीय जो राज्य थे ये अरुणाचल प्रदेश थे। कौन थे? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो राजभाषा का जो वर्णन किया गया है संविधान का वो भाग 17वां है। भाग 17वां में जो है, भाग 17 में क्या राजभाषा का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन है। 343 से 351 तक वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक वर्णन किया गया है? 343 से 351 तक वर्णन किया गया है, जो कि भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व होता है। देखिए, ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व पूछ लिया है, तो ग्रेफाइट का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो 2.2 होता है। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है। जबकि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, 2.417 होता है हीरा का अपवर्तनांक, और ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ध्यान में रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में एलिमिनेट करने में आपको सुविधा होता है और आपको सफलता मिलता है। क्लियर? जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और हीरा जो होता है विद्युत का वो कुचालक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 ईस्वी में, कब की चर्चा कर रहा है? 1975 ईस्वी में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। 1975 ईस्वी में जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुआ था वो फखरुद्दीन अली ने किया था। फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालवा डार, ये क्या है? बालवा डर है, ये बालवा डर है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये बालवा डर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज को गांधी जी ने, हिंद स्वराज को गांधी जी ने किस भाषा में लिखा था? हिंद स्वराज को गांधी जी ने किस भाषा में लिखा था? तो गुजराती भाषा में लिखा था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज को गांधी जी ने किस भाषा में लिखा है? तो गुजराती भाषा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया है तो ये मीरा कुमार हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। क्लियर। जबकि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो जीबी मावलंकर होता है। क्लियर। तो ये दोनों बातें रखिएगा। मीरा कुमार का जो कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहा वो 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष थे। मीरा कुमार कौन सा? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो कि 2009 से 2014 ईस्वी तक रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था 1885 की चर्चा कर रहा है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। उस समय वायसराय जो थे डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्लियर। उस समय जो वायसराय थे भारत का डफरिन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का काम करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का, जो कि एसिटिलीन गैस में वो परिवर्तित होता है, इसीलिए एसिटिलीन गैस हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि गाछ में जो, पेड़ में जो फल पकता है वो एथिलीन के कारण होता है। जो प्राकृतिक रूप से पकता है, क्वेश्चन पूछ दे कि प्राकृतिक रूप से फलों को जो पकना होता है वो किस गैस के कारण होता है? तो इथिलीन गैस के कारण होता है। कौन सा गैस? इथिलीन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये बात, ये इथिलीन गैस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन को हम लोग देखते हैं। पहला है, खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दे दी गई थी। ये बिल्कुल सत्य है। खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था वो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दे दिया गया था, क्योंकि इसी समय जो है 1908 ईस्वी में ही मुजफ्फरपुर बम कांड होता है और इसी में दोषी पाया जाता है, और इनको जो है खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे देता है। क्लियर। दूसरा है, राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। देखिए, राधाकांत देव जो ऐसे व्यक्ति हुए जो कि सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। राधाकांत देव सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का जो समर्थन किया था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के साथ 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। बिल्कुल सत्य है। महात्मा गांधी जो है राजकुमार शुक्ल के साथ 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचा था। ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। क्लियर। तो ये उपर्युक्त में से तीनों कथन सत्य है, तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो तीस्ता जो जल विद्युत परियोजना है, ये तीस्ता की बात कर रहा है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना ये तीस्ता नदी पर ही है। कहाँ पर है? तीस्ता नदी पर है, और ये सिक्किम में है। ध्यान में रखिएगा, तीस्ता जल विद्युत परियोजना तीस्ता नदी पर ही है और सिक्किम में है। क्लियर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है दार्जिलिंग में किया गया था। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग, जो कि ये एशिया का प्रथम जल विद्युत संयंत्र था दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। ये जो दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना थे, जो कि एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और 1897 में स्थापित किया गया था। क्लियर? ये पहला एशिया का जल विद्युत परियोजना है और भारत का भी जल विद्युत परियोजना ये पहला है, जो कि दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है और 1897 में स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रथम महासचिव थे वो ट्रिग बेली थे। कौन थे? ट्रिग बेली थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रिग बेली जो थे ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिग बेली के थे और ये नॉर्वे के थे। और 1946 से 1952 तक ये जो है महासचिव पद पर रहे थे और ये जो है इस्तीफा दे दिए। 1952 में क्या किए? ये इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद जो है, इनके बाद जो महासचिव का चुनाव हुआ उसमें डैग हैमरशोल्ड आता है। कौन आते हैं? डैग हैमरशोल्ड आते हैं, जो कि दूसरे महासचिव के रूप में आते हैं। 1952 से 1961 ईस्वी तक रहते हैं। और डैग हैमरशोल्ड जो थे ये स्वीडन के नागरिक थे। कहाँ के थे ये? स्वीडन के नागरिक थे। क्लियर? याद रखिएगा। और इनका जो मृत्यु हुआ था, देखिए ट्रिग बेली क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, लेकिन डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु हो गया था पद पर ही। और डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु जो हुआ था जाम्बिया में हो गया था। कहाँ हो गया था? जाम्बिया में हो गया था, हवाई दुर्घटना में हुआ था। क्लियर? तो ये क्लियर रखिएगा। और तीसरे जो हुए 1961 से 71 तक रहा था, यू थांट बने थे। तीसरा जो महासचिव बने यू थांट बने, जो कि 1961 से 71 ईस्वी तक रहा। क्लियर? और तीसरे कार्य के लिए जब उनको चुनने के लिए सोचा गया तो ये क्या किए? ये साफ इनकार कर दिए कि हम जो है अब महासचिव पद पर नहीं रहेंगे। ये जो यू थांट थे ये म्यांमार के थे। म्यांमार जो कि बर्मा एशिया में पड़ता है ये। क्लियर? जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। तो प्रथम एशियाई अगर महासचिव पूछेगा तो ये यू थांट ही हो जाएगा, जो कि 1961 से 71 ईस्वी तक रहे थे। क्लियर? तो ये तीनों के बारे में बता दिए। प्रथम ट्रिग बेली हुए, दूसरा डैग हैमरशोल्ड हुए, तीसरा यू थांट हुए। तीनों का कार्यकाल हम बता दिए, कैसे कैसे इस्तीफा दे दिया, एक का मृत्यु हो गया और तीसरा जो है इनकार कर दिया कि हम अब महासचिव नहीं रहेंगे। क्लियर? तो संयुक्त राष्ट्र का जो गठन हुआ था, ये संयुक्त राष्ट्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र का जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर के दिन मारिएगा। 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 के दिन 45 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। इस समय जो है कार्यवाहक महासचिव के पद पर काम कर रहे थे। 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक जो है कार्यवाहक महासचिव के रूप में एक व्यक्ति काम कर रहे थे। वो जो व्यक्ति थे कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ग्लैडविन जेब थे। कौन थे? ग्लैडविन जेब थे, जो कि इंग्लैंड के थे, जो कि कहाँ के थे? यूके के थे। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार जो है ना एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव थे वो कार्यवाहक महासचिव कौन हुए? तो ये ग्लैडविन जेब हुए थे, जो कि 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक रहा था। कार्यवाहक महासचिव के रूप में ये कार्य किए थे, जब तक कि अगला महासचिव का चुनाव नहीं हो गया तब तक जो है ये ग्लैडविन जेब कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्य करते रहे। और ये ब्रिटेन के व्यक्ति थे। ग्लैडविन जेब जो थे ये ब्रिटेन के थे। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है वो एंटोनियो गुटरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। और 1 जनवरी 2017 से अभी तक जो है वो अपने पद पर, महासचिव के पद पर बने हुए हैं। तो क्लियर हो गया होगा।
तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा, एक एक पॉइंट जो है ना आपके सामने प्रस्तुत किया हो, एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की चर्चा कर रहा था तो यकृत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली है। कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली है, जो कि मोहम्मद अली वही व्यक्ति है जो कि प्रथम, जब वह असहयोग आंदोलन हुआ था तो प्रथम जो व्यक्ति जो मुख्य रूप से गिरफ्तार हुए थे, यही मोहम्मद अली थे, जिन्होंने कॉमरेड पुस्तक को लिखा है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने हो जाएगा, देखिए फहराने, इसको सही कर लीजिएगा, फहराने होता है। कहता उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? जो हर नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, उच्चतम न्यायालय जो मौलिक अधिकार बताए हैं वो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। देखिए 1 के ए में होगा, इस क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) के ए में है। क्लियर। क्योंकि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का हर नागरिक को मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 के 1 ए में है। क्लियर हो गया होगा। भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19 के 1 के ओ में के द्वारा दिया गया है। क्लियर। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है 19 से 22 तक दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 जो है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण है। क्लियर। बोलने के अधिकार, बसने के अधिकार, अर्थात इन सभी अधिकार को दिया गया है। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो भारतीय नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वह कौन सा है जो कि गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, देखिए ये जीवन एवं स्वतंत्रता का जो संरक्षण है ये भारतीय नागरिक को तो मिलता ही है लेकिन गैर नागरिकों को भी मिलता है। क्लियर हो गया होगा। ये नहीं हो जाएगा। दूसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। क्या है? अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो अल्पसंख्यक का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिक को मिलता है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं मिलता है, अर्थात ये सत्य है। तो एक और सी हो जाएगा। क्लियर। ए और सी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। तो संविधान के भाग 3 में, किस भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक, यह भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को किसे लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में ऐसे अधिकार उल्लेखित है जो कि सिर्फ जो है भारतीयों के लिए है। इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अधिकार है 29 और 30 ये भी शामिल है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी को जो है सिर्फ भारतीयों को मिलता है और गैर नागरिकों को नहीं मिलता है। तो क्लियर हो गया होगा। 15, 16, 19, 29, 30। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान सभा के द्वारा ये अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया गया था। तो इसी दिन जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान को कब अपना लिया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति जो घी बनाने में प्रयुक्त होता है वह कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन गैस होता है दोस्तों। अगर उत्प्रेरक पूछ लेता है कि कौन सा उत्प्रेरक इसमें इस्तेमाल होता है, तो निकेल का इस्तेमाल होता है। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही तेलों के हाइड्रोजनीकरण होता है, और हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही खाद्य वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर? इसे तेलों का कठोरीकरण भी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।